बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। एक्सप्रेसो की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ उफेरा फैज और मैं हूँ वकार अहमद। वकार साहब, आज जब मैं निकली हूँ ना ऑफिस आने के लिए तो स्मोक की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। इतनी स्मोक थी कि सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। और अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 353 था। 353 है और हम इस मामले में रैंकिंग में बिल्कुल ऊपर हैं और इस सवाल से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता जैसे स्मोक भी अब हमारी ज़िंदगी में एक चैलेंज के तौर पे आ गई है? और ये हर साल आ जाता है। और ये हर साल आ जाती है और हमें अब इसके हवाले से बहुत सारा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा जो है कोशिश करें कि घर की जो खिड़कियाँ हैं वो बंद रहें और ये तमाम चीज़ें एहतियाती तदाबीर करेंगे तो ये जो महीने से 1.5 महीने का तकरीबन ये इंटरवल होता है ये बहुत मुश्किल होता है। और अगर बारिश हो गई, दुआ करनी चाहिए कि बारिश हो जाए तो सूरत हाल कुछ ना कुछ नॉर्मल हो सकती है। ये तो हो गई कुछ बुरी सी बात लेकिन अब हम एक अच्छी बात की जानब जाते हैं और वो है कि पाकिस्तान का जो शुमाल है उसमें खूबसूरत रंग जो हैं, शोख रंग जो हैं, वो इस वक्त उनकी एक बहार आई हुई है। एक्चुअली बहार कहना तो नहीं चाहिए, ख़िज़ां है, लेकिन ख़िज़ां में जो रंग नज़र आते हैं पाकिस्तानी शुमाल में वो दुनिया में किसी भी जगह पे अगर आप स्प्रिंग को ले लें तो उससे ज़्यादा शोख कलर आपको, बहुत ही वाइब्रेंट कलर जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। और सयाहों के लिए एक तजवीज़ तो ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं शुमाल में ख़िज़ां को देखने के लिए अभी भी आप लेट नहीं हैं। यानी अगर आप देखें तो पस्सू और जो अपर हुंजा है वहाँ पे तो ख़िज़ां ख़त्म हो चुकी है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेकिन अगर आप नीचे आएँ करीमाबाद में या नगर ख़ास में या नीचे होपर की साइड पे और उसके अलावा जो गिलगित में है और फिर गाकूच इस तरफ सकर्दू वाली साइड पे मुख्तलिफ वैलीज़ में अभी तक भरपूर ख़िज़ां है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कराकोरम हाईवे जो है वो बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल है, कोई लैंडस्लाइडिंग किसी तरह का कोई इशू नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। बाबूसर बंद है और इसी साइड से आप जाएंगे। और कराकोरम हाईवे के हवाले से जो मैंने लास्ट ट्रैवल किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम मैं 80 to 90% जो है वो कारपेटेड है, कोई इशू नहीं है, बहुत बेहतरीन रोड है और इसको इस्तेमाल किया करें। मतलब बाबूसर अल्टरनेट बहुत अच्छी बात है बट कराकोरम हाईवे जो है वो एट्थ वंडर है और वो कमाल है। सो आटम जो है उसके कलर ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जाइए। और उसके बाद हम आते हैं एक और अच्छी खबर की तरफ। वकार साहब, आपने रंगों की बात की तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक रंगों का मेला जो है वो कराची में भी सज चुका है। कराची बिनाले 2022 ये 13 नवंबर तक कराची के मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर जारी है। और सबसे अच्छी बात ये है उसमें वकार साहब के फॉरेन आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने भी इस मेले में शिरकत की है। और इस साल जो इस मेले का थीम है वो आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है और कलेक्टिव इमेजिनेशन है। और कलेक्टिव इमेजिनेशन जो है लफ्ज़ ही कितना खूबसूरत है। और ये जो मेला है इसके बारे में आपको बताते जाऊँ कराची बिनाले के ये तो एक तो कोई 150 आर्टिस्ट जो है इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो फ़नकार हैं वो बहुत बड़े बड़े फ़नकार जो हैं, उसमें अमीन रहमान है, अमीन गुलजी हैं, इसके अलावा इमरान कुरैशी हैं या राशिद राना साहब हैं। ये इतने बड़े नाम हैं क्योंकि जनरली हमारा आर्ट की तरफ उस तरीके से अभी उस तरह का रुझान नहीं रहा जिस तरह किसी ज़माने में लाहौर और कराची हुआ करता था। तो हमारे बच्चों को और इनको ज़रा कम आगाही है कि जो मैंने नाम लिए हैं ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तारुफ है और ये बहुत बड़े नाम हैं। हमने गालबन इसी एक्सप्रेसो में एक किताब का जिक्र किया था और किताब जो थी वो सल्जूक मुस्तनसर तार ने लिखी थी, ऑल द आर्ट। और ऑल द आर्ट में यही पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जिनका बड़ा मुफस्सल जिक्र किया गया था। एक और चीज़ जो अहम है वो बताते जाऊँ कि एक ऐप है बेसिकली KB22। KB22 आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और KB22 से आपको कराची में जितने भी ये एक्टिविटीज़ हैं और ये 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक हैं तो कोई भी डेट डाल के आप जान सकते हैं कि आज कहाँ पे किस जगह पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन से आर्टिस्ट आ रहे हैं। एग्जीबिशन जो वेन्यूज़ हैं वो देख सकते हैं और इसके अलावा आर्टिस्ट देख सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि वोट फॉर प्राइज़, यानी आप वोट भी कर सकते हैं अपने पसंदीदा जो आर्टिस्ट हैं। तो ये जो ऐप है KB22 ये ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। इससे पूरी जो 15 दिन की एक्टिविटी है आपके मोबाइल पे होगी और आपको आइडिया होता जाएगा। शहरोज़ काशिफ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। शहरोज़ काशिफ जो है
वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया, उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है। और बेसिकली रिकग्निशन क्या है कि उन्होंने वैसे तो मतलब इस छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं कि इंसान में अकल दंग रह जाती है, लेकिन 19 साल की उम्र में जो उन्होंने एवरेस्ट और K2 क्लाइम किया है, ये बेसिकली उस हिस्से की, उस हवाले से रिकग्निशन है। और इसके अलावा भी बहुत सारी 2021 में भी उनको रिकग्नाइज किया गया था। उन्होंने एक्चुअली बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं बनाए हैं, और हमारी दुआएं हैं कि वो 14 की 14 8000 जो हैं वो करके और दुनिया के कम उम्र तरीन को पैमा कहलाएं जिन्होंने दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ छोटी सी उम्र में सर कर ली हैं। मेरा ख्याल है कि अब चलें बड़ी खबर की जाने, क्योंकि लाइटर डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो गई है और अब मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। चलते हैं अपनी बड़ी खबर की जाने। मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन हो चुकी है। सियासतदानों की जानिब से अवाम के साथ जो है वो बड़ी सियासत खेली जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगी इस वक्त अवाम के साथ सियासत खेली जा रही है और हर जमात अब अवामी मसाइल पर जो है सियासत करके इक़्तिदार में आना चाहती है। पिछले 6 माह से जो है हुक्मरान इत्तेहाद जो है वकार भाई, उन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए महंगाई को लेकर और उन्होंने अवाम को ये यकीन दिलाया कि हम जो है वो महंगाई के खिलाफ खड़े होंगे और महंगाई को कम करेंगे। और इसी दौरान जो है इमरान खान साहब की हुकूमत भी गिराई गई, लेकिन हमें ये जो हुकूमत है उसके वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। ने इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन अवाम की जो परेशानियां हैं और मुश्किलात हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। दावे मुतज़ाद हैं मुख्तलिफ इमरान खान की जानिब से भी और इधर से भी, लेकिन जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। साबिक वज़ीर ख़जाना जो मिफ्ता इस्माइल थे वो भी आपको पता है नाकाम हुए, और उसके बाद उनकी जगह तजर्बाकार वज़ीर ख़जाना इसाक डार को ख़ुसूसी तौर पर लंदन से बुलवाया गया, मगर वो भी अभी तक बेबस दिखाई दे रहे हैं। और 2 दिन पहले वज़ारत ख़जाना ने दावा किया कि अक्टूबर में महंगाई कम हो गई है, ताहम हुकूमत के अपने ही इदारे, यानी जिसको हम स्टैट्स के वाले से यानी इदारे शुमारियात है, उसने इस दावे को उड़ा कर रख दिया। और गुज़श्ता रोज़ अपनी ही रिपोर्ट में बताया कि जो अक्टूबर में महंगाई की शरह है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है और महंगाई 4 से बढ़कर एक्चुअली 71% से बढ़कर और 26.56% हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें तो हुकूमत बेसिकली IMF की शर्त तो पूरी करके उसने खुश कर दिया है, लेकिन इतलात ये आ रही थी कि पेट्रोल की कीमत शुरू में, अभी आपसे 3 दिन पहले की बात है, इतलात ये आ रही थी कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम होगी, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने के बजाय पेट्रोल लेवी जो है वो बढ़ा दी और 50 रुपये फ़ी लीटर कर दिया उसको, और आवाम को रिलीफ से महरूम कर दिया है। इसके साथ LPG जो है, ये कल की खबर है, 2 रुपये या 3 रुपये तकरीबन महंगी हो गई है। तो इस तरह आइंदा माह जो है गैस बहरान भी संगीन होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं हम देख रहे हैं कि कल की जो खबर थी वो बिल्कुल इस तरह थी कि एक दवा की सूरत में आपको कोई 3 टाइम या 3 वक्त में आपको गैस मिलेगी, और इसका मतलब है कि इसका बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है या बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो LPG पे पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ थांगड़ में चोरी का एक अनोखा और दिलचस्प वाक़या पेश आया, वो आपकी आया है खबरों में, आपने देखा है, बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या था, और लेकिन वो हमारे समाज के वाले से उसने बहुत कुछ हमें बताया है कि हम किस लेवल पे, किस दर्जे पे जा चुके हैं गुर्बत के हवाले से। चोर ने चोरी की वजह बताई है, और शहदादपुर में चोर जो है वो सरकारी प्राइमरी स्कूल से 5 पंखे चोरी करके ले गया और ब्लैक बोर्ड पर लिख कर गया कि 5 रोज से घर में राशन नहीं है, गरीब हूँ, बच्चे भूखे हैं, राशन नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। तो ये हैं अवाम और ये है उनकी सूरत हाल जिस पर हुक्मरान सियासत कर रहे हैं, और मुआशरत की बहाली की बहरहाल कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है सऊदी अरब के बाद चीन के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, चीनी हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं, और इस दौरे को मुआशी तौर पर इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें जो है माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे बताइएगा कि एक तरफ तो सियासी लड़ाई है और इंतशार जो है वो अपने अरूज पर है, और दूसरी तरफ मुआशरत की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म और उनकी मुआशी टीम जो है उनकी कोशिशें भी नज़र आ रही हैं। और तो अब आप बताइए कि सियासी इस्तेहकाम अगर हासिल नहीं होता और ये इंतशार इसी तरह रहता है तो मुआशरत की बहाली कैसे संभलेगी या कैसे मुमकिन है? देखिए, इसको एक तो बेहतर तौर पे इस तरह समझिए कि ये नहीं है कि मईशत में कोई बहुत ग्रोथ आ जाएगी या कई नई जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। जो इस वक्त मईशत की बहाली का लफ्ज़ है उसका मानी जो है वो यूं है
कि एक स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। इससे क्या मतलब है? मतलब कि अगर जैसे आपने बहुत सही जिक्र किया कि इन्फ्लेशन जो है वो लोगों पे सबसे बड़ा टैक्स है, और वो टैक्स जो है वो आम आदमी पे, जो कि जिसकी कम आमदन है, उस पे ज्यादा पड़ता है, और जो अमीर है उस पे उसका असर कम होता है। तो क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? अब अक्टूबर का जो महीना गुजरा है, पहले तो हम उसका जायजा ले लें। 26.6% इन्फ्लेशन है, मंथ ऑन मंथ आप जिक्र कर रहे थे सही, 4.7% बढ़ी है। ये बहुत हाइटेंड रेट है और इसकी बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। तो हम चाहते हैं, हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि किसी तरह इस महंगाई की शरह को कम किया जाए, यानी कि जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं एटलीस्ट मंथ ऑन मंथ वो ट्रेंड टूट जाए। ईयर ऑन ईयर तो रहेगा कि पिछले साल से कीमतें बढ़ी हुई नवंबर में भी आई। सो सबसे पहले ये बात, इसको फ्लड्स ने भी हमें बहुत डिस्टर्ब किया, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। फिर जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसमें आपने देखा तेल की कीमत $120 तक चली गई, नीचे आई है, बट अब भी $95 पर है। गंदम की कीमत भी महंगी है, अच्छा हमारी इंपोर्ट नीड भी महंगी है। अब एक तो ये सूरत हाल है, तो इसको हमें संभालना है। दूसरी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका मतलब यह है कि हमने जो बाहर पेमेंट्स करनी है उसका एक बहुत बड़ा हम पे बोझ है। हमने $34 अरब इकट्ठे करने हैं इस मालियाती साल में। अब फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी रकम है किसी भी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए स्पेशली। सो इस तनाजुल में चीन के दौरे को अहमियत बहुत ज्यादा है। चीन को हमने $6-7 अरब वापस करने हैं, और अगर उसमें हमें कुछ एक तो सही, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चीन के दौरे की बात की, लेकिन इससे पहले वजीर आजम जो हैं वो सऊदीया गए थे और दावे किए गए थे कि सऊदी अरब ने तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर आमदगी जाहिर कर दी है। लेकिन सऊदी अरब की ये जो सरमायाकारी है ये कब तक मुतवक्की है? सो ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि ये सऊदी अरब पे भी बात कर लें। सो दो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं ना जी, वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक सऊदी अरेबिया एंड दूसरी चाइना। ये इनका कलीदी रोल है। सऊदी अरेबिया का जो रोल है वो इस तरह बहुत अहम है कि हम उनसे तेल लेते हैं, और वो तेल अब हम डिफर्ड पेमेंट, इसका मतलब यह है कि 1.2 अरब डॉलर का तेल अगर हमने लेना है इस साल, तो वो हम इस साल पेमेंट नहीं करेंगे, अगले साल। एक तो उन्होंने हमें ये सहूलत दी हुई है। अब ये जिसका आपने जिक्र किया सरमायाकारी, इसमें तो मैं अपने आप को और पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को जिम्मेदार ठहराता हूँ। 2019 फरवरी में हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे, और एक बात हुई थी, और मैं उस पर भी टेबल पर मौजूद था, कि गवादर में एक रिफाइनरी क्रिएट की जाएगी, ऑयल रिफाइनरी, और उसका तखमीना 12 से 20 अरब डॉलर का था। आप यूं समझिए कि आज हम 22 खत्म कर रहे हैं, और उस पर प्रोग्रेस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। उसी प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा रहा है। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि एक सतह पर गुफ्तो शनीद करना बहुत अच्छी बात है, पर अगर मैं और आप ये बात कर लें कि जी मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा, पर कल आपके प्रोड्यूसर उसको फॉलो अप ना करें, आपके कैमरामैन तैयार ना हो, आपके माइक वाले मेरे साथ माइक ना चेक करें, तो क्या हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं? इसी तरह सतही तौर पे ये गुफ्तगू करना तो बहुत अच्छा है कि हम रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, पर क्या उसकी फीजिबिलिटी बनी है, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे हैं, उसकी लोकेशन फाइनल हुई है, उसकी फंडिंग फाइनल हुई है, उसकी फाइनेंसिंग। तो ये है वो चीजें जो हमें करनी है। ये तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो हम ये देखते हैं कि जो मईशत है उसमें डर हमें चाहिए बाहर से, तो ऑफकोर्स हमें कोई ज़राअत के वाले से वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, बहुत सारे इस तरह के काम हो सकते हैं। लेकिन जो डॉलर का बाहर से आना है उसके हवाले से हमारी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि अगर IMF से आ जाए, जिस तरह आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिक्र किया है, तो उसको कम करने के लिए हमारी जो कोशिश होती है कि बाहर से किसी हवाले से इमदाद आ जाए, या कुछ जो लोन लिए हुए हैं उनको रीस्केड्यूल हो जाएं, हमारी सारी एनर्जी उस पर लग रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट्स, इस तरफ आपने कहीं देखा है कि हमारी कोई नेक नियति के साथ कोई हमारी एफर्ट्स हों? क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं जो ज़राअत से मुंसलिक हैं, वो बेचारे गिला करते हैं कि हमें एन टाइप के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ें आप नोट करते हैं?
सो ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। देखिए, दो तरह से डॉलर मुल्क में आ सकता है। एक ये है कि आप डेट लीजिए, यानी कि चाहे ये मल्टीलैटरल्स कहलाते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, इनसे आपको कर्जा मिलता है। दूसरी चीज ये है कि नॉन डेट क्रिएटिंग चीजें, यानी कि जो डेट ना क्रिएट करती हो, वो क्या चीजें हैं कि आप इन्वेस्टमेंट दुनिया से लाइए, आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो डॉलर आएगा। और तीसरी चीज ह्यूमन रिसोर्स जो बाहर काम करती है, उससे पाकिस्तान की बका अगले 5 साल में जो है वो उसका जो पूरा जिसे कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन जो है वो एक ही चीज पे है कि हम 3 चीजों में क्या करते हैं। क्या हम कोई इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं पाकिस्तान बड़ी? क्या हम इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि हम क्या रिफाइनरी लगा सकते हैं? क्या हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं? दूसरा, आपने सही जिक्र किया, क्या हम ये 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट को बढ़ा के अगले 5 साल में कोई 50 से 60 अरब डॉलर ले जा सकते हैं? और तीसरा, क्या हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो कि इस वक्त 30 अरब डॉलर के करीब दे रही है, अगर ये यहाँ पे भी रहे या बढ़ के कुछ 10-10% बढ़ती रहे, हम अपने ट्रेंड लोग और यूटिलाइज करवा सकें? और अगेन सऊदी अरेबिया, UAE, मिडल ईस्ट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये 3 चीजें करने से हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट चैलेंज से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो वजीर ख़जाना हैं हमारे इसहाक डार साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े तजर्बाकार हैं और उनको लाया भी इसीलिए गया था कि वो आएंगे और जो महंगाई है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो है ये एक मिथ साबित हो रही है। तो मुझे बताएं कि उनके आने की असल वजह जो है वो कब सामने आएगी, क्योंकि दौरे भी किए जा रहे हैं और फंडिंग भी एक तरह से कहा जा रहा है कि आ रही है, लेकिन अवाम को जो रिलीफ है वो कब मिलेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो कीमतों का बढ़ना है 26.6% अक्टूबर में बढ़ी हैं कंपेयर टू लास्ट अक्टूबर। यानी कि अगर कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी थी तो वो अब 126 रुपए 6 पैसे की हो गई है। आई थिंक कि ये जो बढ़ना है वो हम प्रॉबेबली, ये बड़ी मुश्किल है कहना, बट मैं ये समझ रहा हूं कि हम हाईएस्ट पे हैं। यहाँ से बहुत और कीमतों का शायद बढ़ना नहीं होगा और उसकी कई वजह हैं। एक तो यह है कि शायद अब जो इंटरनेशनल भी कीमतें हैं वो थोड़ा सा रुक गई हैं। उस तरह कमोडिटीज की कीमतें नहीं बढ़ रही, बल्कि कुछ कीमतें नीचे आई हैं। जैसे कोल की कीमत नीचे आई है, एल्यूमिनियम की कीमत नीचे आई है। इससे क्या होगा कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लेशन है वो कम होगी। मुल्क में अब हमने कीमत बिजली की बढ़ानी थी, वो बढ़ा दी है, उसका भी इफेक्ट आ गया है। सो आई थिंक वर्स्ट प्रोबेबली इज ओवर कीमतों के बढ़ने के लिहाज से। पर अगर रुपए की सतह जो है वो यहाँ से वीकन होती है, और वो डिपेंड करता है कि चाइना में क्या होता है, हमें क्या उतने डॉलर आ सकते हैं कि हम ये 34 अरब डॉलर इकट्ठे कर सकें और हमें कंफर्टेबली सेल कर सके। डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है रुपए की कीमत विज़ डॉलर। सो अगर ये सब चीजें कंबाइन करती हैं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आई थिंक कि ऐसा ही होगा। शायद वर्स्ट इज ओवर, बट कीमतें बढ़ी हुई रहेंगी। और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी पहले कहता रहा हूं कि जब तक लोग कंजर्वेशन नहीं करेंगे ये मुश्किल वक्त नहीं गुजरेगा। कंजर्वेशन से मेरा मतलब है कि पहले एयर कंडीशनर चलते थे, उनको कम से कम मेंटेन करें। अब सर्दियां आ गई हैं तो आप स्वेटर पहन सकते हैं, तो आपका बिजली और गैस का बिल कम होगा, बिकॉज आप दोनों का इस्तेमाल कम करेंगे। अगर आप 3 दफा ग्रोसरी करने जाते थे तो अब अगर आप 1 दफा करेंगे हफ्ते में तो आपको फायदा होगा। अगर आप 2 गाड़ियां इस्तेमाल करते थे तो अगर आप कार पूलिंग अपने नेबर के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ करेंगे तो आपको फायदा होगा। इस वक्त सेविंग करें अपने पैसे की, उस सेविंग से आपको भी फायदा होगा और इंपोर्टेड एनर्जी में भी मुल्क को फायदा होगा। इसके अलावा कंजर्वेशन इज एनर्जी स्ट्रैटेजी, ये याद रखिए। एनर्जी स्ट्रैटेजी इज इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टुडे। इसको इससे मैं फिर इसलिए रिपीट करता हूं। डॉक्टर साहब, जो अमूमन कहा जाता है, कई बहुत सारे माहिर मुआशियात ये कहते हैं कि जो स्पेंडिंग है वो जितनी ज़्यादा बढ़ती है, इतनी ज़्यादा इकॉनमी जो है वो फ्लोरिश करती है, और वो बेसिकली सेविंग के खिलाफ होते हैं। तो क्या ये बेसिकली कोई इस वक्त सिचुएशन ऐसी है जिसके वजह से आप कह रहे हैं कि इस तरह हमने सेविंग की तरफ जाना है? बहुत सही आप कह रहे हैं। ये देखिए, कुछ मौके ऐसे होते हैं जबकि आपको दिखाई दे रहा होता है कि आप ग्रोथ कर सकते हैं। आज मौका यूं नहीं है। आज मौका ये है कि आप जब बिजली का बटन ऑन करते हैं, मैं बहुत आसानी से समझाता हूं। आप बिजली का बटन ऑन करते हैं तो आप समझें कि एक कारखाना ऑन होता है
आपको वो बिजली देने के लिए। उसमें तेल या LNG जो है वो इम्पोर्टेड डलता है, और जैसे आप लोगों ने सही जिक्र किया और खाका खींचा कि डॉलर है नहीं, तो उन LNG को बचाने के लिए, उस इम्पोर्टेड तेल को बचाने के लिए आप अगर वो बिजली का बटन ऑन नहीं करेंगे और एक कम बटन से गुजारा करेंगे, तो ये है वो सेविंग जो मुल्क को भी फायदे देगी और आपका बढ़ता हुआ बिल भी कम होगा। ठीक है, और अखराजात और एक्सपेंडिंग के वाले से वो है कि जो लोकल प्रोडक्ट है या लोकल इंडस्ट्री है या वो उसकी तमाम जो चीज़ें हैं, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं, तो उस हवाले से अगर आप जितनी ज़्यादा एक्सपेंडिंग होगी तो वो इकोनॉमी इस तरह ग्रो करेगी। मैं मतलब इस हवाले से ठीक कह रहा हूँ? जी देखिए, वो तो ये भी आपने डिसाइड करना है। कई दफा ऐसा होता है कि हम कपड़ा इंपोर्टेड ले सकते हैं, लोकल ले सकते हैं। जितना आप लोकलाइजेशन पे भरोसा करेंगे इस वक्त, उसी में अगले साल 2-3, और ये एक साल का फिनोमेना नहीं है, याद रखिए अगले 3 साल जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एंड वन होप्स कि कोई थोड़ी सी पॉलिटिकल सर्टेनिटी भी आ जाएगी अगले साल में किसी वक्त जाकर, और हम फिर जब गामजन होंगे उस राह पर, जबकि हम फरावानी से अपनी प्रोडक्ट्स बाहर भेज सकेंगे, हमारे जो डॉलर की सिचुएशन है वो ईज हो जाएगी, तो फिर देखेंगे कि दोबारा कैसे चलना है। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि इस वक्त जो है हम वापस, यानी अब यहाँ पे स्टेबल हो गई कीमतें और वापस इससे ज़्यादा व्रस्ट नहीं होगा। ये बताइए कि जो पेट्रोल है इसके हवाले से कुछ उम्मीदें होती हैं ना लोगों की कि शायद 200 से नीचे आ जाएगा या 170 पे वापस चला जाएगा, ऐसा आपके ख्याल में नहीं होगा और हमें इन्हीं कीमतों के साथ अब गुजारा करना है? देखिए, फिलहाल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है, चूंकि IMF के साथ तय हुई है और इंटरनेशनल कीमत भी $95 से नीचे नहीं आ रही ब्रेंट की, सो कोई बहुत तब्दीली नहीं लग रही। लेट्स होप कि हम यहाँ पे मेंटेन कर सकें और कुछ अरसा 2-4 माह इस पे चलें, और फिर देखते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, हमारा रुपया कैसे बिहेव करता है, हम IMF से कैसे आगे लेकर चलते हैं, फिर इसका बेहतर तायुन किया जा सकता है। अभी यही है, सो कंजर्व कीजिए, अपनी सेविंग्स कीजिए, अपने घर पे पैसे बचाइए, उनको ऐसी चीजों में रखिए जहां से आपको इनकम क्रिएट हो। अगर आप 1000 रुपया भी नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको साल का कम से कम 12 रुपए जो 120 रुपए मिलेंगे, वो 120 रुपए भी आपकी इनकम में ऐड करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पेट्रोलियम मसनूआत की बात की, तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि सुई नॉर्दर्न गैस जो है उसने भी कह दिया है कि आगे जो है वो शदीद बहरान का खदशा है, तो हुकूमत इससे कैसे निपटेगी? सो ये अगेन आपके सवाल माशाल्लाह सारे फंडामेंटल और कलीदी हैं। पाकिस्तान में आज से चंद साल पहले 4000 MMCFD छोड़ दें, आप समझेंगे 4000 गैस के मॉलिक्यूल बनते थे। आज पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन कम होके 3300 रह गई है, यानी कि 700 मॉलिक्यूल नहीं बनते जो आपके घर आते थे, जिससे आपका चूल्हा जलता था, आपका गीजर ऑन होता था, कमर्शियल जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं चलते थे, डाइंग चलती थी, फिनिशिंग चलती थी। तो हमने LNG मंगवाना शुरू किया। LNG तकरीबन 800 से 900 MMCFD आती है, तो आप वापस कहीं 4100 4200 के करीब आ गए हैं। सो हमारी जो खपत है, जो हमारी डिमांड है, वो कहीं 7-7,500 के करीब चली जाती है सर्दियों में। गर्मियों में कम हो जाती है पर सर्दियों में बढ़ जाती है। सो बिल्कुल ये बात है। इसका भी जो कलीदी हल है वो यूं है कि लाहौर में, इस्लामाबाद में जो मेरे दोस्त हैं जो कराची में, तो मैंने तो उनको यही कहा है कि आपको अपना सारा जो एनर्जी यूज है सर्दियों का, वो गैस से शिफ्ट करना है बिजली पर। इससे क्या मतलब है कि इससे मतलब है कि बिजली के एफिशिएंट हीटर, बिजली की वार्मिंग ऑफ द गीजर, और आपको अब तो आपको पता है वो प्लेट्स आ गई हैं जिस पे आप इंडक्शन से खाना भी बना सकते हैं। तो आपको इस तरफ जाना है, इसी से आपको भी कंफर्ट मिलेगा और इसी से गैस जो कि मुल्क में नहीं है, और यकीन कीजिए कि अगले कई साल नहीं है, क्योंकि कोई नई गैस की ऐसी बड़ी डिस्कवरी इमीडिएट नहीं होगी। डॉक्टर ये भी हमें मुल्क को शिफ्ट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और ये जो उन्होंने कहा ना कि हमारे सवाल जो है वो बड़े कलीदी और वो हैं एक्चुअली आम आदमी के सवाल हैं, तो और बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त सवाल हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़े पॉजिटिव भी होते हैं और बहुत अच्छी उम्मीद के हवाले से और बहुत प्रैक्टिकल भी हैं कि जिस तरह हमने करना है अब करना है, और चीज़ों को हमने महंगाई या जो भी है इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना है, और इस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे रवा रखनी है। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी मर्तबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप जो है वो अपने नाम कर दिया है। इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में पाकिस्तान के
16 साला अली सलमान ने 10 गेम्स जीते और 850 के स्कोर के साथ ये टाइटल उन्होंने अपने नाम कर लिया। और पॉइंट्स की बुनियाद पर भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो दूसरे नंबर पर थे, जबकि तीसरी पोजीशन पर अगेन पाकिस्तान ही के हशाम नाम के खिलाड़ी थे। और वकार साहब, ये एक टूर्नामेंट में टोटल 14 ममालिक थे। हाँ, 14 ममालिक बड़ी बात है, मतलब और ये एक और खुशी की खबर खिलाड़ी है। थे, 86 प्लेयर्स थे, 14 ममालिक थे और मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने चौथी बार जो ये वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। तो चैंपियनशिप अपने नाम करने वाले अली सलमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो करते हैं अली भाई, हमारी आवाज आ रही है? अली सलमान जी जी बिल्कुल। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, तो अली सलमान पहले तो ये बताएं ना कि इस मुकाबले में एक तो इस मुकाबले के बारे में बताएं, इस गेम के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग शायद नहीं जानते होते, तो उनको और मेरे जैसे लोगों को भी ज़रा थोड़ा सा बताइए कि ये गेम है क्या। ये गेम स्क्रैबल बेसिकली वर्ड गेम है। आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, इससे आपको वर्ड्स बनाने होते हैं। आपके रैक, आपके पास 2 ओपोनेंट्स खेल रहे होते हैं आमने सामने, रैक पे 7 टाइल्स होते हैं, सो उससे आपको वर्ड्स बनाने होते हैं। और ऐसे ही वर्ड्स बनते बनते फिर जब टाइल्स खत्म हो जाते हैं तो फिर जो स्कोर निकलता है उससे विनर जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ अली कि आपके ऑपोजिट जो है वो कौन खेल रहा था और कंपटीशन कैसा था? टफ था या इजी था? बहुत टफ कंपटीशन था। कंपटीशन मजीद पाकिस्तानियों से ही मिला हमें। असल में मैंने अपने फाइनल आखिरी के 3 राउंड मेरे हशाम हादी खान से हुए, वो बहुत बेहतरीन खेल रहे थे माशाल्लाह से, और बस आखिर में मैंने उन्हें तीनों मैचेस हरा के मैंने चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, ये जो गेम है, एक तो अब ऑनलाइन भी हो सकती है, ये वैसे बोर्ड पे भी खेली जाती है। आप जब ये चैंपियनशिप हो रही होती है तो ये ऑनलाइन होती है? हमारी अभी पिछले 2 सालों से ऑनलाइन चैंपियनशिप हो रही है कोविड की वजह से, वरना ये सब ऑन बोर्ड मतलब दूसरी कंट्रीज में होती हैं सारी चैंपियनशिप्स। ठीक है। अच्छा अली, मुझे ये बताओ कि ये जो गेम है इसमें क्या कोई टीम वगैरह भी होती है? इसमें टीम ऐसे नहीं होती, खेलते तो 2 लोग ही हैं आपस में। ठीक है। और बाकी अगर टीम इवेंट के हिसाब से देखा जाए तो फिर टीम इवेंट में जो टीम, जैसे पाकिस्तान इस साल जीत गई, पिछले साल भी जीती थी अल्हम्दुलिल्लाह, सो वैसे टीम इवेंट के हिसाब से भी निकल जाते हैं स्टैंडिंग्स। ठीक है। तो ये बताएं कि ये जो मतलब इस गेम का चुनाव आपने कैसे किया? बहुत सारे और भी खेल हैं, और सबसे बल्कि अहम सवाल तो ये है कि इस खेल से आपकी शनासाई कैसे हुई? आपको किसने बताया? सबसे पहले आपने कब से खेलना शुरू किया? कितना अरसा हो गया आपको खेलते हुए? पाकिस्तान के पहले बहुत सारे चैंपियंस रह चुके हैं। 2013 में मेरे जिन्होंने खेलना सिखाया मुइज़ुल्लाह बेग, वो जीते थे। 2019 में सैयद इमाद अली। सो ये चैंपियंस को देख के थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली, और फिर दूसरी कंट्रीज़ में भी होता था तो वहाँ जाने का भी एक शौक़ था, तो उस वजह से भी स्क्रैबल में थोड़ा आए, और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहे हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताओ, क्योंकि आप 16 ईयर्स के और आप स्कूल में पढ़ते भी होगे यकीनन, तो जब आप गेम करते हो तो इससे पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होती आपकी? नहीं, बिल्कुल, इससे एक्चुअली पढ़ाई में मदद मिलती है। इससे आपका दिमाग तेज होता है, आपके मैथ्स के स्किल्स अच्छे होते हैं, आपकी वोकेबलरी तो अच्छी हो ही रही है। सो इससे बेसिकली पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और तो अच्छा रहता है। अली, बात यह है कि इसको बेसिकली हम कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन। और पैटर्न रिकग्निशन अगर आप बच्चे को करना शुरू कर दें, उसकी तरबियत जब वो 3 साल का या 2 साल का होता है, तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है। और इस स्किल की आगे बहुत सारी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये बताएं कि ये जो पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने के हवाले से जो शुरू में आपको ट्रेनिंग दी गई, जिस तरह आप नाम ले रहे हैं उनका, कोच का, तो वो आपको कोई किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, वो कौन सी टेक्निक्स थी जिससे वो आपको पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना या उनको पैटर्न्स को बनाना सिखाते थे? पहले तो मुझे बस वैसे ही आता था, बिल्कुल नॉर्मल जैसे सब खेलते हैं, लेजर में हम खेल लिया। तो फिर जब मैंने उनसे ट्रेनिंग ली तो उन्होंने दूसरे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया कि यहाँ से वर्ड्स याद कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं। सो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस हो गया, और फिर अपनी वोकेबलरी भी थी थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से भी आगे निकल गए। मैं तो नाकाम हूँ इसमें। उसकी वजह यह है कि इसके लिए इन्होंने मेमोरी को भी एक शर्त डाल दी है, यादाश्त को, जो कि बिल्कुल ही मेरी बुरी है। लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी वकार साहब, अली ने बात की कि इससे उसको पढ़ाई में मदद मिलती है। अगर हम अखबार देखें तो अखबार में हमें ये गेम मिलती है, बहुत पुरानी, बहुत और मेरा ख्याल है रिवायत रही है ये, बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि बच्चों को जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में उनको मदद मिलेगी। अच्छा अली, मुझे ये बताओ कि आपको इस गेम में अब तक कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं वो मिल चुके हैं?
मेरा ये मेजर अवार्ड फर्स्ट है, मतलब जो मेजर जो इंटरनेशनल बेसिस पे अवार्ड, ये मैं फर्स्ट टाइम वेस्पा यूथ कप विनर बना हूँ। इसके अलावा रैंकिंग टूर्नामेंट्स, पीएसए पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन वो रैंकिंग टूर्नामेंट्स करवाती है, मतलब बच्चों को पॉलिश करने के लिए हर मंथ एक रैंकिंग टूर्नामेंट होता है, तो उसमें मैंने कई सारे टाइटल्स जीते हैं। इसके अलावा नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी लास्ट ईयर 2021 की, तो उसमें मैं 6th था, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। तो ये बड़े एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, हमने पूछा ही नहीं, वो ये है कि कितना दौरानिया होता है एक मैच का? एक मैच 50 मिनट का होता है, 25 मिनट पर साइड होते हैं, और फिर उसमें आपको गेम पूरा करना होता है। अच्छा, 50 मिनट मतलब टोटल गेम जो है वो 50 मिनट की होती है, और हर प्लेयर के पास 25 मिनट होते हैं। एक गेम 50 मिनट की होती है। कमाल है, बिल्कुल। इनकी यादाश्त भी बड़ी कमाल होगी ऑफ कोर्स। तो मेरा ख्याल है कि हम इनसे कोई मशवरा ले लें अपने बच्चों के हवाले से, जो बाकी बच्चे देख रहे हैं इस वक्त, वालिदैन देख रहे हैं, कि अगर वो अपने बच्चों को इस फील्ड में, इस गेम में लेके आना चाहें, जो कि बकौल अली उस्मान के, और यकीनन वो ठीक कह रहे हैं कि पढ़ाई में भी उसका एक मावनत है और मावन साबित हो सकती है ये गेम। अली भाई, क्या मशवरा देंगे बच्चों को, किस तरह इसमें इन हो इस गेम में? पूरे पाकिस्तान में एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन, जो हमारे हेड तारिक परवेज साहब रन कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन है, मतलब वो आपको मेंटोर्स भी देते हैं, आपको टीचर्स भी देते हैं वो स्क्रैबल सिखाने के लिए, और फिर उसके मंथली रैंकिंग टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिससे आप अपने मजीद स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं। तो मैं सबको वो करूँगा, रेकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन की तरफ वो होएं, ठीक है, बहुत ज्यादा मदद। अच्छा अली, मुझे ये बताओ कि आपने जब ये चैंपियनशिप अपने नाम की और उसके बाद जब दोबारा आप स्कूल में गए तो कितने फैंस बनाए आपने स्कूल में? मतलब सेलिब्रिटी हैं इस वक्त आप, जब स्कूल जब एंटर होते हैं तो एक सेलिब्रिटी के तौर पे होते हैं? सेलिब्रिटी मैं फील तो नहीं कर रहा अपना आप को एज ए सेलिब्रिटी, मैं तो बस ऐसी नॉर्मली एंटर होता हूं, डाउन टू अर्थ है मेरा ख्याल है। लेकिन बच्चे तो मानते हैं ना आपको बाकी? बच्चे, हाँ शायद, मुझे नहीं पता। कभी उन बच्चों के साथ, कभी बच्चों उन्होंने आपको चैलेंज किया, आपके अपने क्लास फेलोज ने, कि आप ठीक है अपनी जगह पे चैंपियन होंगे लेकिन आप हमारे साथ खेलें, हम आपको, कभी आपके क्लास फेलोज ने आपको चैलेंज करते हैं? नहीं, कभी उन्होंने चैलेंज तो नहीं किया। मेरे भाई अक्सर मुझे करते रहते हैं, वो भी स्क्रैबल खेलते हैं। मेरे भाई, मेरे दो भाई हैं, अफान सलमान और अहमद सलमान, वो भी स्क्रैबल में है। मतलब वो अफान सलमान फाइनलिस्ट थे, अमंग द फाइनल्स, मतलब टॉप 10 फाइनलिस्ट में थे। अच्छा। मैं फर्स्ट था और वो 7th थे। अच्छा, यानी घर में इनका आपस में कंपटीशन चलता है। ये तो बड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब घर में आपस में सारी प्रैक्टिस वगैरह वो सारा आपको घर में हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी वो भाई हैं उनमें आपका बेसिकली आपका नंबर क्या है, यानी आपसे बड़े भी हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हैं, ठीक है, और सारे छोटों से भी आप सबसे आगे हैं। इसमें से आपको जो आपके छोटे भाई हैं उसमें से कोई आपको चैंपियन होते नजर आ रहा है जो आप टॉप 10 में हैं? फ्यूचर में इंशाल्लाह दोनों ही चैंपियन होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों अभी छोटे हैं, दोनों के पास बहुत टाइम है। मतलब एक 11 साल के और एक 14 साल के हैं, सो उनके पास बहुत टाइम है। तो इंशाल्लाह। अली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत लुत्फ आया आपसे गुफ्तगू करके, बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत शुक्रिया आपका। और फिर मेरे जहन में अब ये एक चीज़ आ रही है कि जिस तरीके से आप ऑनलाइन गेम्स की तरफ गए या मोबाइल की तरफ बच्चे गए और वो PUBG की तरफ गए, जो कि साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पे बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स उन्होंने डाले आपकी नफ्सियाती सेहत पे, उसकी बनिस्बत या इस तरह की जो गेम्स को मैं बात करता हूँ, मसलन पैटर्न रिकग्निशन, जिस तरह ये बहुत अच्छा आप पैटर्न्स को रिकग्नाइज करते हैं और आपकी आने वाली ज़िंदगी में आप बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके हवाले से साइंस के अंदर, जो कि आपकी बचपन से ही डेवलपमेंट फेजेस में ही अगर आप ये गेम खेल रहे हैं तो ये स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, उसके लिए कुछ अलग गेम्स हो सकती हैं। एक चीज़ जो मैं मशवरा देना चाहूँगा इस बच्चे की जो स्क्रैबल ये गेम के हवाले से, कि अगर आपने बच्चों के अंदर ये वाली सलाहियतें बहुत बहुत जल्द उनकी करनी है तो 5 साल की उम्र से छोटे बच्चों के लिए तो वहाँ पे एक वेबसाइट है खान किड्स, और खान किड्स में 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये सलाहियतें जो हैं आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। सो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। सुपर 12 मरहले के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के दरमियान होगा, जबकि दूसरा मैच
इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान अपना बहुत इंपॉर्टेंट मैच कल साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी। कौमी टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर पाएगी या नहीं, और जिस तरह के इन्होंने कहा है कि बहुत ही सनसनीखेज मैच हो रहा है, हमारे लिए तो कोई बहुत ही ज़्यादा सनसनी हो गई है। और कौमी टीम का मिडिल आर्डर जो है वो इस वक्त मसला बना हुआ है, उसमें हायल रुकावट है। उसमें इस पर बात करने के लिए एक्चुअली हमारे साथ मौजूद है इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। इरफान भाई, ये तो टूर्नामेंट स्टार्स ही वैसे वर्ल्ड कप जितने भी हमने देखे हैं, तो जैसे ही हम कदम रखते हैं और 2, 3, 4 मैचेस के बाद हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है कि अब कौन क्या करे, पाकिस्तानी टीम क्या करे और दूसरी टीमें क्या करें। इस वक्त भी तकरीबन सूरत हाल ये है। कहाँ तक आप क्या समझते हैं कि सेमीफाइनल तक अब हमारे पास रास्ता क्या है, वो थोड़ा सा पहले डिफाइन कर दें। देखिए, रास्ता एक रे ऑफ होप कहना चाहिए, वो अवेलेबल है। एक तो ये है कि पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस मस्ट जीतना है, और अगर भारत कोई दोनों में से एक मैच हारता है तो उसके भी पॉइंट्स हमारे इक्वलेंट हो जाएंगे, उनके भी 6 हो जाएंगे। अगर बांग्लादेश आज उनको डिफीट देता तो बांग्लादेश भी हमारे साथ इक्वल पॉइंट के साथ आ जाएगा। तो फिर उसमें से आपका देखना पड़ेगा किसके रन रेट ज़्यादा है। जिसका रन रेट अच्छा होगा ऑब्वियसली वो थ्रू कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आपके रन रेट भी मैटर करता है। और अगेन सब तो एक वही चांस है कि वो भी मैच कोई हारे। पहले ज़्यादा चांसेस थे अगर भारत साउथ अफ्रीका को हरा देता तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन थी, सिंपली हमने उनको हराना था साउथ अफ्रीका को, तो हम क्वालिफाई कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि भारत ने बुरी क्रिकेट खेली उनके अगेंस्ट, वो मैच नहीं जीत सके। अब फिर अगेन हम इफ हम बर्ड्स पे हैं, एक तीसरी ऑप्शन भी अवेलेबल है कि उनके मैचेस में बारिश हो और हमारे मैचेस में ना हो। इस तीसरी वाली में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल सी भी लग रही है कि अगर हो जाए तो क्या ही बात है। तो ये जो रन रेट है, इस पे जो 14 ओवर में हमने मैच जीता था, उससे कोई फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपना रन रेट को इम्प्रूव करने के लिए। 10 ओवर में जीत जाते जी, अगर स्टार्ट किया था तो हम शायद 10 ओवर में। हाँ वो, लेकिन हमारी जो ओवरऑल बैटिंग के अंदर अप्रोच है वो बड़ी टिमिड है, बड़ी हम स्केयरनेस के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसी का रिजल्ट है कि हम दोनों मैच जीते हुए भी हारे। और उस मैच में भी आइडली तो हमें चाहिए था कि 7-8 ओवर के अंदर हम मैच को फिनिश कर देते, उससे आपका रन रेट को बहुत डिफरेंस मिलना था। और आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिकेट में मिलती है कि आपने अपोजिशन को बिलो 100 आपने आउट कर लें और फिर आपके पास चांस हो उसको। बॉलिंग लाइनअप भी उनकी कोई बहुत इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, तो आप उनको जल्दी इजीली 7-8 ओवर में कंप्लीट कर सकते थे। बट हमने देखा कि उसी तरह ही बैटिंग जो लाइनअप थी एक दफ़ा फिर शटर हुई और 4 खिलाड़ी हमने आउट हो गए हमारे। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जो है वो भारत आज का मैच हारे और पाकिस्तान दोनों मैच जीते, लेकिन अगर आज इंडिया मैच जीत जाता है, फिर पाकिस्तान अगर मैच अगले 2 जीतता है तो क्या पोजीशन होगी? उसमें फिर एक अगेन है जिम्बाब्वे के साथ भी उसका मैच है लास्ट भारत का, तो अगर भारत वो मैच भी हारता है तो तब भी हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर जाके बराबर खड़े हो जाएंगे। तो इस लिहाज से ऑप्शन तो अवेलेबल है। मतलब आप जिम्बाब्वे से अगर भारत को हरवा रहे हैं तो आपकी बहुत ही मुहब्बल वतनी जो है। नहीं, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शन उन्होंने जैसे पूछा कि क्या है, तो ऑप्शन हारने को तो देखें, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया, जिम्बाब्वे ने हमें हराया, यू नेवर नो इन क्रिकेट। मतलब सिर्फ हमने अपने जीतने की दुआ नहीं करनी, हमने इंडिया के हारने की भी करनी है। और जो उन्होंने हम दुआ तो यही कर सकते, जिस तरह जो गड़ा उन्होंने हमारे लिए खोदा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो, तो हम भी फिर वो कह सकते हैं कि शायद हम भी बच जाए। इंडिया और बांग्लादेश के मैच को किस तरह देख रहे हैं? मतलब बांग्लादेश बहरहाल अपसेट करने की सलाहियत तो अब रखती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हम देख रहे हैं कि लास्ट 10-12 साल से वो अपसेट करती है, और बड़े इवेंट में भी बड़ी टीमों को उसने हराया हुआ है। वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने इंग्लैंड को भी डिफीट दी हुई है, तो वो अहलियत तो पूरी रखते हैं। और एशिया कप में भी 2 दफ़ा उन्होंने भारत को हराया हुआ है, हमें भी 1 दफ़ा हराया हुआ है, तो वो एबिलिटी तो पूरी रखती है। सिर्फ ये है कि ये कंडीशन जो है ना, ये एशियन प्लेयर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक उनके लिए बन जाती है। पेस के विकेट के अंदर पेस और बाउंस ज़्यादा है और एशियन टीम्स इसमें थोड़ा सा बॉदर होती हैं। बट ऑब्वियसली भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वो बांग्लादेश की निस्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वैसे ऑन पेपर भी देखा जाए तो उनकी जो टीम है बहुत अच्छा खेल रही है क्रिकेट भी। तो मुश्किल तो होगा, बट यू नेवर नो इन T20 बहुत छोटा फॉर्मेट है। एक ऐसी आधी इनिंग्स किसी की, एक अच्छा स्पेल, एक 2-3 ओवर के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच हो जाना तो गेम को इंटायरली चेंज कर देता है। इसलिए हम बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं कर सकते कि हम बांग्लादेश उनको टफ टाइम नहीं देंगे या वो नहीं जीत पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब ऑब्वियसली भारत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बट हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि वो उनको सेट बैक नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें तो अभी तक जैसे हम देख रहे हैं तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा वीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे मसाइल जो हैं वो कब हल होंगे? देखें, हम अनफॉर्चुनेटली बाल तो सारी करते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, हमारा टॉप ऑर्डर भी कुछ नहीं कर रहा। वर्ल्ड कप से पहले भी हमने देखा कि टॉप ऑर्डर स्कोर तो कर रहा था कंटिन्यूसली, बट हम मैचेस नहीं जीत पा रहे थे, हम कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत पा रहे थे।
अब बात मिडिल ऑर्डर पे इसलिए हो रही थी कि जब मिडिल ऑर्डर पे कभी आता था ऑनेस्ट, तो वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाते थे। बट अगर हम वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको किसी मैच में ओपनर ने परफॉर्म नहीं करके दिया। तीनों मैच में बाबर बिलो 10 आउट हो गए, रिजवान ने एक मैच में रन किया बट स्ट्राइक रेट बहुत ही बुरा उनका चल रहा है, और ओवरऑल भी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब हो क्या रहा है कि वो सारा का सारा प्रेशर जो ओपनर्स नॉर्मली परफॉर्म करते थे अब नहीं कर पा रहे, वो आ रहा है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। मिडिल ऑर्डर भी जब आपको मैच नहीं जिता पा रहा तो हम ज्यादा क्रिटिसिज्म उन पे आ रहा है, बट सारा ब्लेम करना ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा। उनके ओपनर भी हमारे उतने ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लस कैप्टन इस पे बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कैप्टन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम को लेके चलना। अब कैप्टन की अप्रोच ये है कि मैंने ओपन करनी है, और हम कब से कह रहे हैं कि हम पावर प्ले का यूज नहीं कर पा रहे। T20 क्रिकेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका पावर प्ले। 90% आप स्टैट्स आके देखेंगे कि जो टीम पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करती है वो मैच भी अच्छा फिनिश करती है। हम पावर प्ले में 20, 25, 30 इससे ऊपर जा ही नहीं रहे। स्टैट्स वगैरह जिस तरह आप बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स इस वक्त जो सॉफ्टवेयर्स हैं और स्टैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जो जितनी बड़ी टीमें हैं बेसिकली वो उन्हीं से रहनुमाई हासिल कर रही हैं कि 90% क्या होता है, ये 70% क्या होता है, और उस अकॉर्डिंगली। और आप ये समझते हैं कि उन स्टैट्स की रोशनी में भी और वैसे भी T20 के फॉर्मेट की जो एक्चुअली डिमांड है उस पे हमारे ओपनर बिल्कुल भी पूरे नहीं उतर। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो जो रिक्वायरमेंट होती है, ये डिमांड है, वो उस पर मीट नहीं कर रहे। ये क्यों इतना फॉर्मली कह दिया गया है कि मसलन बाबर जो है वो बस आना है, ओपनर ही आना है? हाँ। इसमें कोई मतलब ये बाबर ने खुद ही कह दिया है कि मैं नहीं आना है। अभी उसमें देखे ना, मैं जो आपकी बात को सेकंड करते हुए एक स्टैट और शेयर करना चाहूंगा। एक स्टैट हमने देखा कि पाकिस्तान में अगर ओपनर दोनों 25 से अबव रन करते हैं, यानी आउट नहीं होते अर्ली ऑन, तो पाकिस्तान का जो पार स्कोर है वो 160 तक जाता है। और लेट्स अज्यूम ये आउट हो जाते हैं तो तब हमारा एवरेज टोटल जो है 157 है, यानी कि 3 रन के एवरेज डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि इनके विकेट पे रहने से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। या तो हो गया हम 200 कर रहे हो अगर ये आउट नहीं हो रहे, और अगर आउट हो रहे हैं तो हम 150 पे जा रहे हैं, तो फिर तो हम मिडिल ऑर्डर को ब्लेम करें। तो ये ओवरऑल हम देख रहे हैं, इसी वजह से आपको इवेंट नहीं जीत पा रहे। हो क्या रहा है कि आपकी जो अप्रोच है वो 160, 170 की है। आप सेकंड ईयर की जो टीम्स हैं उनसे तो मैच जीत जाते हैं। जैसे आप 8 ईयर की टीम के साथ आते हैं, जैसे इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आ गई या न्यूजीलैंड, तो उनके साथ आप फंस जाते हो। और खासतौर पे जब कोई क्रंच मोमेंट आती है तो टीमों को पता है कि ये एक लिमिटेड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो टोटल अग्रेसिव अप्रोच के साथ आपके गेस जाते हैं, अटैक करते हैं आप पे। ये क्या करते हैं, उसमें पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका स्टेट ऑफ माइंड ऑलरेडी एक बड़ा वो आपके लिए कंजर्वेटिव बना हुआ है कि हमने फिक्स है कि हमने इस सर्टेन क्रिकेट खेलनी है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना। जिसी की वजह से आपने इवन बॉलिंग के अंदर भी, हम तो बैटिंग में भी कह रहे हैं, बॉलिंग के अंदर भी हमने क्या किया कि दोनों जीते हुए मैच हमने हार दिए। पहले मैच में तो भारत को हमने टोटल कंट्रोल में किया हुआ था, बट हमने पुअर कैप्टनसी की वजह से स्पिनर को लास्ट ओवर दे दिया, बॉलर की शफलिंग अच्छी नहीं की। इसमें एक और एलिमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने ऐसे प्लेयर को कैरी किया वर्ल्ड कप के लिए जो इंजर्ड थे। ठीक है, जैसे अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वो आपने वर्ल्ड कप का जो मेगा इवेंट होता है, आप टीम्स की प्रिपरेशन देखें तो 6-7 मंथ पहले शुरू कर देती हैं, वो टारगेट कर लेती हैं। हम इवेंट से पहले ही हमें 1 वीक नहीं पहले पता था किस किस प्लेयर ने जाना है। अच्छा, फिर उसमें भी बात हो रही थी, आपने इतने आप डरे हुए थे कि शहीन शाह अफरीदी दुनिया का बेस्ट बॉलर है, आई स्टिल बिलीव, बट एक ऐसा प्लेयर जैसा बॉलर जो फिट है वो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप जो बेस्ट को इंजरी में कैरी करें। और नी इंजरी क्रिकेट के अंदर बोला जाता है कि सबसे हार्मफुल और डेंजरस इंजरी होती है। आपके जब लिगमेंट टेयर आपका डैमेज होता है तो आपको उसको रिकवरी में 6-7 मंथ भी लग जाते हैं। अगर आप उसी के अंदर क्रिकेट खिलाते हो तो कैरियर भी हैम्पर हो सकता है। तो आपने जैसे बुमराह को उसको रिलैक्स किया, इंडिया ने नहीं उसको कैरी किया। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, लेकिन जितने इन्होंने अगर मगर लगा दिए हैं वो बहुत ही पेचीदगी इख्तियार होगी मामला, और फोरकास्ट को भी देखना पड़ेगा और बाकी टीमों को भी देखना पड़ेगा। एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और नाजरीन, आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। दूसरे हिस्से में हमारे पास बहुत कुछ है। लॉन्ग मार्च की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कहाँ पहुँचा, लेकिन इससे पहले एक एक्सप्रेसो हीरो हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। उकाड़ा से इनका ताल्लुक है 26 साला नौजवान उस्मान अरशद, जिन्होंने बैतुल्ला और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो है सफ़र अपना बांध लिया है। और उस्मान जो हैं वो पैदल रवाना हो चुके हैं और ये 8 माह में बलूचिस्तान बॉर्डर को अबूर करके 5400 किलोमीटर सफ़र तय करके अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। मजीद उस्मान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो सफ़र है उसका आगाज़ कब किया और इस वक्त जो है वो आप कहाँ पहुँचे हैं?
इस सफर का आगाज जो है वो मैंने 1 अक्टूबर को किया था और इस वक्त मैं कोयटा में मौजूद हूँ। अच्छा। लेकिन ओकाड़ा से कोयटा जो है वो मैं 23 दिन के अंदर पहुंचा हूँ, क्योंकि दरमियान में थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई थी और वो फिर मैंने रेस्ट किया था। तो वैसे जो मैं रेस्ट करता हूँ वो वाले दिन में काउंट नहीं करता, मैं जो सफर कर रहा होता हूँ वो वाले दिन काउंट करता हूँ। इस वक्त मैं कोयटा में मौजूद हूँ, कल मैं कोयटा पहुंचा था। उस्मान, दुनिया भर में जो वॉकर्स होते हैं, यानी जो आपका शोबा है वॉकर्स कहते हैं, और वॉकर्स जो हैं दुनिया में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ और बहुत बड़े, अब हमारे यहाँ इस तरह रुझान नहीं है। आपने उससे पहले खुंजराब भी किया है। मुझे ये बताइएगा कि पर डे आप कितना करते हैं एवरेज? अब तो आपको बहुत अच्छी तरीके से नंबर्स में पता होगा कि मैं एक दिन में इतने किलोमीटर बहुत कंफर्टेबली कर सकता हूँ। जी, कंफर्टेबली तो मैं एक दिन में 60 किलोमीटर भी कर सकता हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने ओकाड़ा से ऑर्डर किया तो उस दिन मैंने तीसरे दिन 62 किलोमीटर किया था। ठीक है, तो लेकिन ये अब डिपेंड करता है, तकरीबन अब वाला जो सफर है इसमें तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर के दरमियान रहता है। डिपेंड करता है कि मैंने स्टे कहाँ पे जाके करना है, आबादी कहाँ पे है, तो उस हिसाब से जो है फिर वो चेंज होता रहता है। तकरीबन 30 to 50 किलोमीटर के दरमियान जो है ये रहता है सफर। तो उस्मान, ये जो जितना भी सफ़र है और जितने भी किलोमीटर्स हैं मक्का मुकरमा तक पहुँचने के, आपका एस्टिमेट क्या है ओवरऑल नंबर, कितने नंबर ऑफ डेज जो हैं, कितने दिन आपको लगेंगे ओकाड़ा से मक्का मुकरमा तक पहुँचने के लिए? तकरीबन 7.5 माह लगेंगे, 7.5 से 8 माह इंशाल्लाह। मई के जो है वो वक्त में या मई के एंड में जो है वो इंशाल्लाह मैं मक्का शरीफ पहुंचूंगा। तो जब आपने ये डिज़ाइन किया है तो आपने शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, मतलब आपने ऑफ कोर्स को रिसर्च की होगी, तो ये बहुत मुख्तसर तरीन रास्ता है? नहीं, ये मुख्तसर तरीन रास्ता नहीं है, मैं शॉर्ट रास्ता नहीं लेता। मैं हमेशा जो है वो मेन रोड से जाता हूँ, क्योंकि बात का शॉर्ट रास्ता आप लेते हैं तो यानी कि उससे बात का ये होता है कि आबादी नहीं होती है या आपको नहीं पता होता है या आप आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेन रूट का फिर ये फायदा होता है कि एटलीस्ट आप मेन रूट पे रहते हैं, कुछ ना कुछ आबादी भी मिलती रहती है, लोग भी मिलते रहते हैं, आप थोड़ी रहनुमाई भी लेते रहते हैं। तो मैं जो है वो मेरे ही रहता हूँ, ये शॉर्ट रास्ता नहीं है बल्कि ये लॉन्ग वाला रास्ता है। अगर मैं आपको बताऊं, शॉर्ट रास्ता वैसे जो है वो समुंदर वाला रास्ता है जो कि ईरान से दुबई जाता है। आप वहां से यानी कि जहाज वगैरह में बैठ के ईरान से दुबई जाएंगे और दुबई से फिर आप सऊदीया जाएंगे। लेकिन मेरा ये वाला रास्ता नहीं है, मेरा चूंकि सारा खुशकी वाला रास्ता है, तो मैं ईरान से इराक जाऊंगा, इराक से कुवैत और फिर कुवैत से सऊदी अरेबिया जाऊंगा। ठीक है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताएं कि इस सफर में आपके पाँव पे छाले तो नहीं पड़े? क्योंकि खुंजराब जब आप गए थे तो आपके पाँव पे छाले पड़ गए थे। इस सफर में भी छाले पड़े हैं लेकिन उतने नहीं पड़े। उसकी वजह ये कि वो मेरा पहला सफर था, मुझे आइडिया नहीं था कि पाँव की जो हिफाजत है वो किस तरह से करनी है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब मैं एक पहले सफर कर चुका हूँ तो अब मुझे आइडिया है। अब मैं उनकी अपने पाँव की जो है वो केयर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन छाले फिर भी पड़े हैं। क्योंकि जब आपने इतना लंबा सफर करना होता है या आप करते हैं तो आप चाहे जितनी मर्जी केयर कर लें, थोड़ी बहुत जो है वो छाले वगैरह आपको पड़ने ही पड़ने होते हैं। ठीक तो है। उस्मान, ये जो वॉकर्स होते हैं, ये वैसे तो मैंने जिस तरह बताया कि पाकिस्तान में ये तकरीबन नया शोबा था, यानी पाकिस्तान में आप पायनियर हैं जिन्होंने कहा कि मैं पैदल जा रहा हूँ, साइकिल पे भी चले सुनने में आता था, बाइक पे तो हम करती रहते थे, लेकिन आपने ये जो चलने वाला किया, मेरा जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है इस तरीके से पैदल जाना, हुंजा वगैरह वो सारी अपनी जगह। लेकिन आप क्योंकि पायनियर हैं, आपने ये जब किया तो एक सबसे पहले किसी भी शोबे में जो पायनियर होता है उसको दो तरह का रद्द अमल देखने को मिलता है। एक कि मजाक उड़ाया जाता है, एक कि जो लोग जो है वो बड़े मुतासिर होते हैं। आपको ज्यादा रवैया कौन सा आपने देखा है, कौन सा सहना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज्यादा रवैया जो है वो पॉजिटिव मिला है, लोगों का बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। यकीन कीजिए कि मैंने जब लास्ट ईयर सफर शुरू करना था तो सफर शुरू करने से पहले मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे दिल में ये था कि लोग थोड़ा बहुत प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब मैं निकला उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि वाकई जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बड़ा प्यार करने वाले हैं। उसके अलावा देखें, आप दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर चले गए, थोड़ी बहुत क्रिटिसाइज जो है वो हर काम पे होता है, तो उतना पाकिस्तान के अंदर भी होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 85 to 90% जो लोग हैं वो सपोर्ट करने वाले हैं, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाले हैं। उस्मान, वेले लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे याद है जब आप जा रहे थे उस साइड पे तो बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स थे जहाँ पे मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाता था, क्योंकि लोग एक्चुअली उन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते। हो सकता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कदम भी बाहर न रखा हो सफ़र के लिए, या उनको मालूम ही ना हो कि कराकोरम हाईवे क्या है, बट वो बड़ी आसानी के साथ इस तरह के करते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक ये देखें, यहाँ पे ये शायद गाड़ी पे गए हैं, मतलब घर बैठ के अंदाजे लगाते रहते हैं। ये अफसोसनाक है, इसमें कुछ वो कहते हैं कि जब आप ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ग्राउंड में खेलने वाले को पता होता है। हम बाहर बैठ के जो तबसरा कर रहे होते हैं ना, वो यानी कि हम तो बाहर बैठ के कर रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड में खेलने वाले को पता होता है कि मैंने शॉट किधर खेलनी है, कैसे खेलनी है, कब खेलनी है।
ठीक है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताओ, आपने अभी पहले बताया कि आप इस वक्त कोयटा में मौजूद हो, तो उकाड़ा से कोयटा तक के सफर में आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। बस थोड़ी बहुत दिन में गर्मी जो है वो किसी वक्त होती है, वो ये है कि वो चलने में थोड़ा सा असरअंदाज इसलिए होती है कि फिर जब गर्मी ज्यादा होती है तो आपकी स्पीड फिर उतनी नहीं होती है। जब मौसम अच्छा होता है तो फिर आपकी स्पीड जो है वो अच्छी होती है और आप जो ज्यादा किलोमीटर है वो आसानी से कवर कर लेते हैं। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है तमाम चीजें जो है वो बहुत अच्छी रही हैं अभी तक। जैसा जो मुसाफरत है, ये जो सफ़र आपने इख्तियार किया और जो मीडियम जो इख्तियार किया, मतलब इससे ज़्यादा आप नेचर के करीब नहीं हो सकते, ये तो कमाल है। मुझे ये बताएं कि अगर एक पहला जो सवाल मेरे जहन में आता है वो है वीज़ा के हवाले से। कितने ममालिक पड़ते हैं, उनका वीज़ा जो है वो किस कदर आसान है या मुश्किल है, मतलब, और इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि तमाम वीज़ा आपने किस तरह हासिल किए। ममालिक तकरीबन रस्ते में पाकिस्तान के बाद 3 पड़ते हैं, चौथा सऊदी अरेबिया, यानी कि 4 ममालिक के मुझे वीजा चाहिए। और पैदल के लिए जो वीजा है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें कुछ बातें हैं। एक तो ये है कि पैदल चूंकि दुरानिया ज्यादा होता है और वीजा उतना दुरानिया का होता नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि आपने वीजा सारे लेके चलने हैं, क्या करना है, इसमें ये मुश्किलात हैं। तो इस हवाले से मेरी जो है, यानी कि मैं पिछले साल से सफर की तैयारी कर रहा था और इस हवाले से फिर मेरी काफी तगदू के बाद जो है वो मेरी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनसे 11 अगस्त को मुलाकात हुई थी। और उन्होंने मेरे से पूछा था, जी उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि वो क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो एम्बेसीज को लेटर लिखेगी, फिर एम्बेसी जो है वो मुझे वीजा जारी करेगी। तो हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो वीजा दिलवाने में मुझे हेल्प कर रही है। अभी जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी ईरान में है वो मेरे से ईरान का वीजा दिलवाने में तकरीबन कुछ 10-11 दिन हो गए मेरे से राब्ते में है। और इस वक्त मैं कोयटा में मौजूद हूँ। तो अभी कोयटा का ईरान का जो वीजा है वो अभी यानी कि मैंने कोयटा से हासिल करना है। तो इंशाल्लाह बाकी वीजा जो है वो इसी तरह फिर यानी कि इराक का जो है होगा इंशाल्लाह वो ईरान से या इस तरह से, या मैं भी अभी सारे वीजा जो है वो यहाँ से, लेकिन फिर अभी ईरान का वीजा अभी मैं यहाँ कोयटा से हासिल करूंगा, लेकिन वो भी मुश्किल है क्योंकि मुझे सुनने में आया कि मेरे अलावा भी कुछ लोग जो हैं वो 3 निकले हुए हैं, लेकिन उनको जरा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वो वही बात है कि वो कहते हैं 140 साल से जो कम उम्र का बंदा है उसको हम वीजा नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि उन्हें भी जरा ये होता है कि लोग जरा आगे पीछे ना हो जाए, वापस आने का उन्हें होता है अच्छा कि ये वापस नहीं आएंगे। या फिर वो कहते हैं कि आप यानी कि अकेले बंदे को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, या तो ग्रुप की सूरत में। हाँ जी, पैदल के लिए बहुत सारी मुश्किलात है और यही मुश्किलात हैं जिनकी वजह से मेरी बड़ी यानी कि मैं भागा दौड़ा और मैं फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंचा, बिलावल साहब तक पहुंचा और अब फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो यानी मुझे हेल्प आउट कर रही है वीजा दिलवाने में। ठीक है उस्मान, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपसे बहुत सारे लोग मुतासिर भी हुए होंगे और आज आपको जो देख रहे हैं यकीनन आगे भी मुतासिर होंगे, तो अगर कोई और आपकी तरह वॉकर बनना चाहता है तो उसको क्या कहेंगे? आप सीधा मेरा क्यों नहीं बता देती उनको? हाँ, वकार साहब वॉकर बनना चाहता हूँ, मुझे बताएं। अच्छा, जिंदगी में बहुत सारे लोग देखें, हर इंसान का टैलेंट जो है मुख्तलिफ होता है। आप वॉकर बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जो है क्योंकि वकार साहब खुद बहुत बड़े ट्रैवलर हैं और करते हैं, इनको पता है। देखें, कुछ होता ये है कि सफर के अंदर हमें वो सहूलियत नहीं मिल रही होती हैं जो कि हमें घर में मिल रही होती है। तो सबसे पहले तो हमें कंप्रोमाइज करना आना चाहिए कि हमें हो सकता है कि जैसे अब मैं इस सफर में हूँ तो अभी तक मैं रिश्ते में भी सोया हूँ, मैं मस्जिद में भी सोया हूँ, मैं यानी कि फर्श के ऊपर क्लीन बिछा हुआ उसके ऊपर भी सोया हूँ। तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि इस तरह की चीजें जो है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। अगर तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर तो आप सब्र कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप ये 4 ममालिक क्या आप पूरी दुनिया भी पैदल घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके हवाले से आपको सोने के लिए, खाने पीने में और कुछ चीजों को ज़हन में रखते हुए यानी कि मुझे ये सामना करना पड़ सकता है और मैं इनको बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल वॉक कर सकते हैं। आप कहीं से भी उस्मान, आपने जो ये डिज़ाइन किया पूरा टूर, तो आपने रिसर्च की होगी और ऑफ कोर्स जो रास्ते में लैंडमार्क्स आते हैं, क्या आपने वो भी आइडेंटिफाई किया कि मुझे जहाँ भी जाना है? वो हिस्ट्री के हवाले से हो सकते हैं, वो आर्कियोलॉजी के हवाले से हो सकते हैं, वो किसी मजहबी हवाले से हो सकते हैं, तो वो कोई रास्ते में छोटी मंजिलें भी हैं, मतलब इस तरह की मनाजिल भी हैं जो आपने इस सफर का हिस्सा हैं और आप उनमें से होते हुए जाएंगे? ये ईरान इराक में आपको पता है, अच्छा, ईरान इराक में हमारी जो ज़ियारतें हैं इंशाल्लाह बस वो मैंने लैंडमार्क्स रखी है, इंशाल्लाह वो मैं करता हुआ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताएं कि जब भी आप सफर पर निकलते हैं तो आपके घर वालों का क्या रवैया होता है, खास तौर पे आपके पेरेंट्स का?
पेरेंट्स का पिछले साल तो जाने से पहले जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने जाना है, तो वो हमारे यहाँ अक्सर होता ही है कि जब हम सच कहते हैं झूठ समझते हैं, झूठ कहते हैं हम सच समझ लेते हैं। तो वो जब इतनी बड़ी बात उन्हें मैंने कही कि मैंने पैदल जाना है, तो वो घर वाले तो जाहिर सी बात है हम आपस में मजाक भी करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब मैं मुसलसल उन्हें कहता था तो उन्हें पता चल गया कि नहीं, तो तब वालिद साहब भी कहते हैं लेकिन माँ आपको पता है कि जरा ज्यादा प्यार है वो जाहिर करती है। तो माँ जी बस मुझे उन्होंने कहा कि बाइक पे चले, जो ये है वो है, कल कर करा के मैंने उन्हें मना लिया। और उसके बाद जब उन्होंने देखा तकरीबन तीसरे दिन से कि लोगों ने जो है वो यानी कि सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने प्यार मोहब्बत देना शुरू कर दिया, तो फिर वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गए। फिर उनको भी अपडेट मिलती रहती थी, पता चलता रहता था, लोग मिलते रहते थे, लोग भी अपडेट करते रहते थे, पिक्चर्स लगाते रहते थे, तो उनको भी हौसला होता रहता था। तो अब वाला चूंकि सफर थोड़ा लंबा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो सपोर्ट कर रहे हैं और अभी भी वो देख रहे हैं कि लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया भी जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो इंशाल्लाह वो परेशानी तो होती है डेफिनेटली, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कहीं ना कहीं वो परेशान तो रहेंगे, लेकिन ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्मान भाई, बात ये है कि जो नॉर्मल हमारी सोशल लाइफ होती है, नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है, उसके अंदर जो कार वाला होता है वो एक अमीर और उस वाले से समझा जाता है, और उसके बाद मोटरसाइकिल आता है, उसके बाद साइकिल आती है, उसके बाद पैदल आता है। लेकिन जो ट्रैवलिंग है, जो सयाहत है, इसके अंदर अमीर वो बंदा समझा जाता है या सेलिब्रिटी वो बंदा समझा जाता है जो कि पैदल है, क्योंकि वो नेचर की शायद बहुत करीब है। इससे ज्यादा कुर्ब और क्या होगा कि कोई आवाज नहीं है, कोई कुछ नहीं, और आप पैदल चले जा रहे हैं। तो इस हवाले से अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए। सर मैं इंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आपने कहा तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी इंसान दुनिया में रब के करीब, देखें रब के करीब होने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेरे करीब तरीका है, अगर आप रब के करीब होना चाहते हैं तो आप पैदल सफर करें। बहुत आप पैदल सफर करेंगे, आप रब के वो नज़ारे देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली आपकी जुबान से निकलता रहेगा सुभान अल्लाह, अस्तगफार। आप रोशी पढ़ेंगे, आप नमाजों का एहतमाम करेंगे, आप जब चटाई पे सोएंगे या आप कहीं पर भी सोएंगे, आप कभी अच्छा खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, आप रब का शुक्र अदा करेंगे। और मैं देखिए, मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा जो है ज्यादा, मैं थोड़ा सा रब के करीब हूं, इसलिए भी मैंने इस पैदल सफर को जो है वो चूज किया है। क्योंकि कभी कभी वैसे जिंदगी में होता है कि हम नमाज की उस तरह से पाबंदी नहीं कर रहे होते या बहुत सारी चीजों की हम उस तरह से पाबंदी नहीं कर रहे होते, लेकिन सफर के दौरान और फिर पैदल सफर के दौरान आप नमाज की भी पाबंदी कर रहे होते हैं, आप दुरूद पाक भी पढ़ रहे होते हैं, रब के नज़ारों को देख के सुभान अल्लाह भी कह रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनको देख के इस्तगफार भी कहते हैं। तो मैं समझता हूं उस्मान, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ बहुत ही बेचैनी से, जब आप वापस आएंगे तो आप हमारे स्टूडियो में आएंगे, हमारे साथ गुफ्तगू होगी आपकी, और आप एक बहुत सारी ज़हानत लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। और ज़हानत के हवाले से मैंने इसलिए ज़हानत का कहा है उफैरा, क्योंकि सफ़र जो है इससे आपको बहुत ज़हानत हासिल होती है, क्योंकि जो ट्रुथ है वो रिलेटिव है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ और तरह के सच आपको जानने को मिलते हैं, और जब वो सच जानने को मिलते हैं तो आपके तासुब कम होता है, आप बायस्ड कम होते हैं, आप इंसानियत से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज एक ऐसे इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसको अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखें तो बड़े भी और छोटे भी इसमें मुब्तला नज़र आते हैं। ये इशू है जी ज़बान की लुकनत या हकलाहट भी इसको कहा जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जो इस लुकनत की बीमारी या हकलाहट की बीमारी में मुब्तला होते हैं। ये होती क्यों है, इसका कोई हल मौजूद है या नहीं, और इसके अलावा क्या इसका इलाज मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नफ्सियात हैं डॉक्टर अलेक, इनका ताल्लुक PF हॉस्पिटल से है, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर इनवाइट। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बताइए कि इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे लुकनत को, और फिर ये बच्चों को ये मसला क्यों दरपेश होता है ज़्यादा? सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि स्टैमरिंग होता क्या है। स्टैमरिंग बेसिकली बोलचाल में रुकावट को कहा जाता है कि लोग जो स्टैमरिंग के साथ होते हैं वो ठीक बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक तरीके से अपने अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकते। बात करते करते बार बार रुक जाते हैं, उनके अल्फाज फंस जाते हैं, अपने अल्फाज को बार बार दोहरा रहे होते हैं और बहुत ज़ोर लगाते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और ये समझने की ज़रूरत है
सबसे पहले कि ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है। स्टैमरिंग इज नॉट अ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि जब आप मूव नहीं कर सकते, मसलन किसी का हाथ है, किसी का पाँव है, या कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो वो डिसेबिलिटी में आता है। ये बेसिकली एक स्पीच डिसऑर्डर है जो कि ठीक भी हो सकता है, जिसकी मैनेजमेंट भी है और जो क्योरेबल भी है। बट इफ इट लेफ्ट अनट्रीटेड तो क्या होता है, ये बढ़ती उम्र के साथ साथ ये बीमारी जो सी है बढ़ती जाती है, बजाय कम होने के ये बहुत सिवियरिटी लेवल की तरफ चली जाती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अमूमन ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, तो कैसे पता चल सकता है कि जो बच्चा है वो ये हकलाहट या ये जो बीमारी है इसमें मुब्तला है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्टैमरिंग की कितनी एग्ज़ाम है। 3 तरह की एग्ज़ाम होती हैं स्टैमरिंग की, कि एक है डेवलपमेंटल स्टैमरिंग, जिसमें क्या होता है कि बच्चे की उम्र 7 साल की होती है। अगर 7 साल से पहले बच्चा स्टैमरिंग एक्वायर कर लेता है तो इट मीन्स दैट कि उसको डेवलपमेंटल स्टैमरिंग हो गई है, जिसको जेनेटिकल स्टैमरिंग भी कहा जाता है। दूसरी जो स्टैमरिंग है उसको साइकोलॉजिकल स्टैमरिंग कहा जाता है। साइकोलॉजिकल स्टैमरिंग कब डेवलप होती है? 7 साल की उम्र के बाद होती है। लाइक बच्चा 9 साल का हो गया, बच्चा 10 साल का हो गया, बच्चा जो सा वो टीनेज में चला गया है और वो अपने नफ्सियाती इश्यूज की वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो जाती है। आप वालिदैन को ये कहते हुए सुनेंगे कि हमारा बच्चा है वो क्राउड को फेस नहीं कर सकता। जब वो क्राउड को फेस करता है तो वो ठीक तरीके से बात नहीं करता, उसके अल्फाज फंस जाते हैं, वो अपने अल्फाज को बार बार दोहराना शुरू कर देता है। और आप कुछ वालिदैन को ये भी कहता हुआ सुनेंगे कि हमारा बच्चा है वो लोगों के सामने तो ठीक तरीके से बात नहीं करता, लेकिन जब वो घर में होता है तो ही बिहेव सो परफेक्ट, वो बिल्कुल भी हकला नहीं रहा होता, वो कॉन्फिडेंट होता है। ये भी सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है कि जो बच्चे अपने एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जिन बच्चों को होता है, जिन बच्चों के घर का माहौल ठीक नहीं होता, वालिदैन के आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं होते और बच्चों की आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं होते, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होते हैं। और क्या होता है, हालात बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। पहले ये होता था वालिदैन के पास वक्त होता था कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर अटेंशन देते थे, लेकिन अब दोनों वालिदैन बहुत ज़्यादा वर्किंग होते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ ही रहते हैं, उनके पास प्रॉपर अटेंशन नहीं होती बच्चों को देने के लिए, जिसकी वजह से बच्चों ने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं। और वो अल्टरनेटिव्स क्या हैं? बच्चा स्क्रीन टाइम की तरफ इन्वॉल्व है, बच्चा मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, बच्चा कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, वीडियो गेम्स का देख रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर रहा, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही है। और क्या हो रहा है, बच्चा जो उनसे जब उसको किसी सिचुएशन में लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बच्चे में एंजाइटी आएगी और एंजाइटी की वजह से बच्चा हकलाना शुरू कर देता है और फिर बच्चा आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। जब वो स्कूल्स में जाता है या फिर वो अपनी किसी कम्युनिटी में बैठता है, अपने प्ले ग्राउंड्स में जाता है, तो वहाँ पे दूसरे बच्चे उस बच्चे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, वो बच्चा आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। और इसी तरह की जो प्रॉब्लम होती है, टाइप होती है स्टैमरिंग की, वो उसको मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि स्पीच के एक हिस्सा है जिसमें जुबान शामिल होती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और तीसरा जो होता है हमारा जो सांस लेने का निज़ाम होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी आप लुकनत की तरफ चले जाते हैं, या फिर अगर हम दिमाग का एक हिस्सा होता है वो भी स्पीच के लिए स्पेसिफाई होता है, दिमाग का एक पार्ट, अगर उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिजिकली कोई डैमेज हो जाए, या फिर स्ट्रोक हो गया, या फिर पैदाइश से ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज है, तो उसके बाद भी बच्चा जो है वो स्टैमरिंग एक्वायर कर लेता है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? अक्सर साहब ये बताइए कि जो साइकोलॉजी है इसके हवाले से बहुत सारे स्टिग्मास हैं ना सोसाइटी के अंदर, और इसका जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वो बच्चे इस हवाले से शिकार होते हैं कि आप अगर अपने बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके जा रहे, और आप इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि सोसाइटी कुछ कहेगी और आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार कहेंगे कि अच्छा बच्चा जो है ना वो कोई नॉर्मल नहीं है, ये इस तरह की बात, और कितना सिवियरिटी और किस कदर मुश्किलात उसकी बच्ची की ज़िंदगी में आ जाती हैं, एक स्ट्रगलिंग में चला जाता है। इस स्टिग्मा को कैसे तोड़ा जाए, नंबर 1। और इसी जो आपने लुकनत के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें जो इसकी मैनेजमेंट है वो कितना टाइम लेती है वालिदैन के लिए, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन दे दें। देखिए, जो स्टिग्मा
कि आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टिग्मा है। जो स्टैमर कर रहे होते हैं बच्चे या फिर इवन एडल्ट्स भी जो स्टैमर कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये होता है, वो आते हैं वहाँ के ये कंप्लेन करते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करी। सोसाइटी उनको ब्लेम करती है कि आप ठीक से बात नहीं कर सकते हो, आप ज़हीन नहीं हो, आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो। तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से एक तो उनको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो लोग स्टैमर करते हैं उनको कि आप खुद स्ट्रगल करें। आपने खुद स्ट्रगल करके अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। कोई दूसरा बाहर से आकर आपको इस प्रॉब्लम से नहीं निकालेगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कहूंगी कि पेशेंस इज द बेस्ट थिंग। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक खौफ रहेगा, जब तक डर रहेगा, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपकी कोई मोटिवेशनल फोर्स नहीं है, तो आप किसी भी सिचुएशन में जाएंगे हकलाना शुरू कर देंगे, आपको एंजाइटी के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप एक अपनी मोटिवेशनल फोर्स आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको पता हो कि दैट आई हैव टू डू दिस एंड आई कैन डू दिस। ये मोटिवेशन होनी चाहिए आप में। अच्छा, और आपको अपने आपको एक कंफर्ट जोन से पुल आउट करने की जरूरत है। कंफर्ट जोन क्या होता है कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ द कंफर्ट जोन। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको कोई स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी बेशक हेल्प आउट कर रहा है, आपको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करी है, आपको स्कूल्स में टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हौसला अफजाई भी हो रही है। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से पुल आउट नहीं करेंगे खुद को, आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। जहां तक आपने मैनेजमेंट की बात की, तो बिल्कुल मैनेजमेंट वो है इसकी, ये क्योरेबल है। आपके लिए कुछ वर्जिशें बताई जाती हैं। देखिए, कोई पेट का दर्द तो है नहीं कि हम कोई दवाई देंगे तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, या कोई ऐसे इंजेक्शन देंगे जिससे जो उनसे बोल चाल बच्चे की जो उनसे है वो ठीक हो जाएगी। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जो एक्सरसाइजेज आपने करवानी है बच्चे को, लाइक आप उसको कुछ फोनेट्री एक्सरसाइजेज करवाएं। ऐसे बच्चों की जो बोलने की रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है, बच्चा जो उनसे है वो बात करते करते जो उनसे अपनी अल्फाज में फंस जाता है। तो अपने स्टेट ऑफ स्पीच के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वालिदैन को वक्त देने की ज़रूरत है। टीचर्स का रोल है इसमें कि टीचर्स बच्चों के साथ बच्चों को वक्त दें कि जो साइकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है वो ना हो। और जब पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया कि उनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम है तो वो देर ना करें, वो अपने बच्चे को किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, ट्रीटमेंट लें। और ट्रीटमेंट लेंगे, जितनी अर्ली इंटरवेंशन होगी उतनी जल्दी रिकवरी, बच्चा रिकवरी की तरफ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, 22 अक्टूबर। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि आपने बच्चों के ट्रीटमेंट के हवाले से तो बात की है, लेकिन जो हमारे अडल्ट्स हैं या जो बड़े लोग हैं, उनको अगर इस बीमारी को वो फेस करते हैं, वो हकलाते हैं, तो वो किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं? क्या उनके लिए भी कोई ट्रेनिंग सेशंस हैं या कोई उनके लिए स्पीच थेरेपी मौजूद है? बिल्कुल स्पीच थेरेपी मौजूद है। देखिए, मैंने अभी कहा है कि चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, अब कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टोटका रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए थेरेपी ही है। आप बच्चे को लेके जाएं, आप इवन एडल्ट्स भी जाएंगे। एडल्ट्स के लिए इंडिविजुअल 1-to-1 सेशंस भी प्लान किए जाते हैं, ग्रुप सेशंस भी प्लान किए जाते हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, गाइडेंस दी जाती है कि आपके जो भी डिसकोऑर्डिनेशन आ रही है, बोल चाल के मसाइल में और सांस लेने के अमल में जो भी डिसकोऑर्डिनेशन आ रही है उसके ऊपर काम किया जाता है, ताकि जो मसले उनको कंट्रोल किया जाए, जिसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, फोनेट्री एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। इसके अलावा जो रेट ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं उनको फॉलो किया जाता है, स्पीच ड्रिल्स होती हैं। ये सब काम करके एडल्ट्स के ऊपर, एडल्ट्स की स्पीच को भी बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन बात वो ये कि हमारे जो एडल्ट्स हैं वो, अच्छा, मुझे यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी लास्ट में बिल्कुल, कि जो बच्चे का ट्रीटमेंट है और जो एडल्ट का ट्रीटमेंट है, इसके टाइम फ्रेम्स में कोई डिफरेंस होता है? देखिए, टाइम पीरियड नहीं, टाइम पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं होता। जितना एडल्ट्स को टाइम मिलता है उतना ही बच्चों को टाइम मिलता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि बच्चा है वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा होता, आप उसको गाइडेंस, ठीक है, ज़्यादा यानी उसमें फ़र्क नहीं होता। और इसी वजह से हम कहते हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। बहुत सारी इस तरह की डिबेट शुरू हो जाती है, वो लोग कहते हैं कि नहीं ये नई दुनिया है तो बच्चों को उनके हिसाब से ढालना है, नहीं, उनकी मोटर डेवलपमेंट, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं कुछ नए मौज़ूआत के साथ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और नाजरीन, अब बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ खालिद मलिक। देखते हैं कि वो आज हमें हेल्थ के बारे में क्या बताते हैं। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी ज़रूरी है, ज़िंदगी है तो फिटनेस है। जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका वार्म अप बहुत अच्छा होना चाहिए। वार्म अप अच्छा होने का मतलब है आपके इंजरी के चांसेस नहीं होंगे।
और मेक श्योर फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। ओके, अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं शोल्डर की, तो लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग। सबसे पहले हम करेंगे कंपाउंड मसल साइड लैटरल। ये है साइड लैटरल, इसको आप सिंगल भी परफॉर्म कर सकते हैं, डबल भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही हम करेंगे फ्रंट रेजेस। फ्रंट रेजेस में भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, सिंगल की भी डबल की भी। अभी हम डबल करेंगे। इसके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे प्रेस बिहाइंड द नेक। ये वैसे अमूमन बड़ी रॉड से होती है, चूंकि मेरे पास छोटी रॉड है, आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं वेट को। कभी भी हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए बॉडी वार्म अप का होना ज़रूरी है। हर बंदे की बॉडी केमिस्ट्री अपनी है। मेरे पास चूंकि टाइम शॉर्ट होता है, मैं बहुत शॉर्ट करके आपको ट्रेनिंग बताता हूँ। ये देखिए, प्रेस बिहाइंड द नेक, ये आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज है। मेक श्योर फर्स्ट कि जब आप डाउन आए तो शोल्डर आपका स्क्वीज होना चाहिए, एंड देन अप, पूरा अप पूरा डाउन, पूरा अप पूरा डाउन करेंगे आप। इसके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे साइड रेजेस। ये है हमारी ट्रेनिंग साइड रेजेस। ये तमाम एक्सरसाइज जो है ये शोल्डर की है। अच्छा, इसी के साथ हम शरक भी कर सकते हैं। ये शरक की ट्रेनिंग है। इसकी रेपिटेशन जो है वो 10 to 12 होंगी। मैं चूँकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से बहुत शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। आप वेट और रेपिटेशन जो है अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे डेड लिफ्ट। ये है हमारी डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट हमारी कोर की, हमारी थाइज की, हमारे हैमस्ट्रिंग की, हमारी बैक की बड़ी परफेक्ट ट्रेनिंग है। हाफिज साहब, जब आप कहते हैं किसी भी एक्सरसाइज को कि 10 to 12 टाइम उसको रिपीट करें, अच्छे से ज़्यादा लाइक अगर को 20, 25, 30, वो नुकसानदेह हो जाएगा ज़्यादा? सर एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपने मसल गेन करना है या बॉडी को लीन करना है। अगर आपने बॉडी को लीन करना है तो आप 20 to 30 पे चले जाए रेपिटेशन पे। अच्छा। अगर आपने मसल को गेन करना है, मैस गेन करना है, तो उसके लिए फिर आप 10 to 12 ही होंगी। ठीक ठीक। अच्छा, इसके बाद हम डंबल प्रेस करेंगे। ये है हमारी ट्रेनिंग डंबल प्रेस। शोल्डर की बड़ी खूबसूरत एक्सरसाइज है। इसके आपके शोल्डर ब्रॉड होते हैं। इसकी रेपिटेशन भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, साइड रेस के साइड डंबल के साथ आप साइड रेजेस भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट आप एक सेट में भी ये सारी ट्रेनिंग कर सकते हैं। फ्रंट रेजेस भी कर सकते हैं एक सेट में। अच्छा हाफिज साहब, एक्सरसाइज करते रहिए और मुझे यहाँ पे ये चीज बताइएगा कि बॉडी का जो पोस्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब तक आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा, आपका एंगल ठीक नहीं होगा, तो आपकी देखिए मसल की परफेक्शन जो है, एक्सरसाइज की परफेक्शन होती है एंगल से। अगर आपका एंगल परफेक्ट है तो फिर आपको फर्क भी पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका एंगल परफेक्ट नहीं है, बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, तो आप जितना मर्जी वेट उठा ले, सिर्फ इंजरी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोस्चर क्या रखना चाहिए हमें? पोस्चर देखें, जैसे कि हम साइड लैटरल कर रहे हैं तो उसका पोस्चर ये है। हर ट्रेनिंग का अपना पोस्चर है और हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। हर बंदे की बॉडी केमिस्ट्री अपनी है। ये देखें, अब जैसे हमने साइड रेज करनी है तो उसका पोस्चर ये होगा। ये परफेक्ट पोस्चर है ये। अगर हमने फ्रंट रेजेस करनी है तो फ्रंट रेजेस ये होगी हमारी, यानी हम इसको अपने फोरहेड तक लेकर आएंगे डंबल को, देन डाउन, अप देन डाउन, अप देन डाउन। ठीक। और मैम इसके साथ हम अगर बात करें लेग डंबल प्रेस की, तो उसका भी पोस्चर ये परफेक्ट पोस्चर है। बहुत सारे लोग ऊपर जाके इसको टच करते हैं, टच करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर है। अब हम ट्रेनिंग करेंगे रियल डेल्टा। ये है हमारी रियल डेल्टा। ये बिल्कुल परफेक्ट एंगल है इसका। नेक को आपने उठा के रखना है, बैग को पूरा बंद करना है। मेक श्योर फर्स्ट के जब वेट आपका पीछे आए तो बैग आपकी पूरी स्क्वीज होनी चाहिए।
इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम पर कल फिर रहेंगे आपके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग लेके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक खबर तो ये है कि सऊदी अरब में जो सऊदी अरेबियन रेड सी फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ पे एक मूवी जमैमा ने जो बनाई है वो दिखाई जा रही है, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, और उसमें सजल अली ने काम किया है। सऊदी अरेबिया रेड सी फिल्म फेस्टिवल में जमामा खान की जो ये मूवी है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, ये दिखाई जा रही है। और इसमें सजल अली जो है इन्होंने काम किया है। खूबसूरत फिल्म होगी, यकीनन मैंने अभी तक नहीं देखी और ज़रूर देखूंगा। आखिर पे एक खबर है आज एक्सप्रेस न्यूज़ में, और बहुत ही अफसोसनाक है एक हवाले से। स्टैट्स हैं कि पाकिस्तान में हर साल 5.5 लाख से ज़ायद बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाने का इंकशाफ, और ये एक सर्वे है। और माहिरीन इमराज इत्तिफाल जो है उन्होंने ये इंकशाफ किया है, 5.5 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो ज़्यादती का शिकार होते हैं। आखिर बस यही कहूँगा कि चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, कोई भी आपकी सोसाइटी का वीक ऑब्जेक्ट है या कमज़ोर है, कोई कमज़ोर तबका है, तो ये जो रेप है, ये तमाम इस तरह के जो मामलात हैं, तमाम मजालिम हैं, इनको दूर करने का एक ही साइंसी तरीका है, और वो है इनको एम्पावर किया जाए। आप इनको एम्पावर करेंगे तो ये इन चीज़ों से बच सकते हैं, वगरना आप जितनी मर्जी प्रोटेक्शन कर लें, जो मर्जी कर लें, बहुत मुश्किल होता है। सो एम्पावर कीजिए अपने पिसे हुए मजलूम तबकों को और बच्चों को और ख़वातीन को। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होता है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।